Good morning, all of you students. Today's reading is speaking, reading and listening skills. बोलने और पढ़ने और सुनने के कौशल को हम कैसे यानी कि टू स्पीक वेल एंड कॉन्फिडेंटली अच्छी तरह और विश्वास से बात करना आर यू वेरी से वेल इज कम टू न्यू सराउंडिंग search start in a new class or moving to a new area. Sometimes it is necessary to work up you shining and speak confidently by doing things you can help you not only to share your ideas properly to other but also to learn communicating with other. Here are you steps to consider when speak with confidence. यानी कि कॉन्फिडेंस क्या है। देखो, नए परिवेश में जाते हुए आपको शर्म आती है, जैसे कि नए क्लास शुरू करते हुए या किसी नए क्षेत्र में जाते हुए कभी कभी अपने को शर्म से उभरना पड़ता है और आत्मविश्वास बात करना आवश्यक है, क्योंकि हम आत्मविश्वास से बात करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से आप अपने विचारों को न केवल दूसरों के साथ ठीक तरह से बांट सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य लोगों के साथ आप डिस्कस करना भी यानी कि बातचीत करना भी सीख सकते हैं। विश्वास के साथ बोलने के लिए ये कुछ कदम हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। तो आज हम आपको बताए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? आपको कॉन्फिडेंस लाना अति आवश्यक है। हम अदर पर्सन से फेस टू फेस अगर बात करेंगे तो किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, अपने अंदर के जो टैलेंट हैं उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपनी जो है आवाज़ को बुलंद बना सकते हैं और कैसे हम अदर पर्सन के सामने अपनी बात को पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने यही बताया है, सुनना, बोलना, ये चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशंस हैं, कुछ संचार है, यानी कि कुछ कौशल्स की बातें आती हैं। अपने अंदर कौशल्स होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम किसी से भी फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। तो अपने टैलेंट को मोटिवेट करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, जो कि हम अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। बहुत सारे के दिमाग में यही चीज आती है कि हम बोलेंगे तो हमें सामने वाला क्या कहेगा, कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये अपनी नेगेटिव थिंकिंग है। बोलोगे तो ही सीखोगे। गलत ऐसा हो नहीं सकता कि गलती किसी से होती नहीं, गलती सभी करते हैं। गलती करेंगे तो ही हम सीखेंगे। तो अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। तो छात्र सबसे पहले जब विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए, वहां पर शिक्षक खड़ा है, पढ़ा रहा है। अब शिक्षक पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के बाद अगर जिस स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आती है चीज, तो क्या स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? भाई बहुत सारे शर्मा जाते हैं कि भैया हम टीचर से क्या पूछें, या तो डर लगता है अंदर से, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है स्वयं का। डर लगता है कि हम पूछेंगे तो हमें क्या कहेंगे। नहीं भाई, कुछ नहीं कहेंगे, चाहे आप गलत पूछिए या सही पूछिए। भाई जो समझ में नहीं आता है वो पूछिए, क्वेश्चन रखिए। क्वेश्चन रखोगे तो ही आपकी समझ में आएगा। और सही मायने में स्टूडेंट्स वही हैं जिसका पूरा ध्यान जो है एक टीचर की ओर है। और टीचर जब पढ़ा रहा है तो उससे क्वेश्चन कर रहा है, तो बच्चा समझ लीजिए को पढ़ रहा है। और जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यानी कि वो नहीं पढ़ रहा है, उसका बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा है। तो जो समझ में नहीं आता है वो आपको बिल्कुल टीचर से पूछना चाहिए और बीच बीच में आपको क्वेश्चन करना चाहिए। तो सही मायने में अच्छे स्टूडेंट्स वही है। यही अपना कम्युनिकेशन स्किल्स है। चाहे सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझना, और फिर आप उनसे पूछना। जो समझ में नहीं आता है वो आप उनसे पूछ सकते हो। तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं है।
ये हर स्टूडेंट्स के लिए होता है, हर छात्र छात्राएं के लिए होता है। हम ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बस कॉपी पेन उठाया और स्कूल चल दिए, गए, बस बातें की, टीचर पढ़ा रहा उस पर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान तो है नहीं, टीचर पढ़ा रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है, तो भी जब टीचर ने पूछ लिया समझ गए, तो हाँ भर दी कि यस समझ गए। तो सभी छात्रों मेरा यही गाइडेंस रहेगा कि अगर समझ में नहीं आता है तो टीचर से बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, जितनी बार हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप अधिक बनाओगे उतना भी टीचर को पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और टीचर आपको और अच्छे से पढ़ाएगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, बैठे रहोगे, और टीचर ने पढ़ा दिया कि भाई हो गया, टीचर की तरफ से हो गया, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि आपसे पूछते हैं उल्टा कि समझ में आ गया, नहीं आया, तो बीच में आपको खड़ा करके फिर पूछते हैं कि भाई ये क्या था, तो फिर हम जवाब नहीं दे पाते। तो भाई अच्छे स्टूडेंट्स बना, उस पर ध्यान बिल्कुल दीजिए, स्टडी कीजिए, तो ही समझ में आएगा। स्कूल जाने का यही एक महत्वपूर्ण कारण है अपने पास। बाकी आजकल सॉल्यूशन बहुत सारी बुकें अवेलेबल है मार्केट में कि हम देख करके भी सीख सकते हैं, लेकिन एक टीचर सिखाता है उसकी बात कुछ और होती है, और जो बुक के द्वारा हमें समझ में नहीं आता है ना, हम रट लेते हैं, लेकिन टीचर जो समझाता है वो हमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताता है। तो इसको इसलिए जरूरी है। आजकल की यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं शिक्षक ने, तो उसमें भी आप सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? उस वीडियो को 1 बार देख लिया, समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जो चीज आपको सीखना है और अच्छा लग रहा है उसको रिवाइज कीजिए, अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए। हम एक और गलती करते हैं, और गलती यह करते हैं कि हम पढ़ी हुई चीजें हमको याद नहीं रहती। तो क्यों नहीं रहती, कारण क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, हम याद तो कर लेते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ी हुई चीजें वो याद नहीं रहती। वो याद क्यों नहीं रहती है? या तो उस चीज को हम रट रहे हैं। अब रटना किसे कहते हैं और सीखना किसे कहते हैं? देखिए समझिएगा, रटना यानी देख के सिर्फ उसको बोलना, बार बार बोलना, उसको रिपीट करते रहना, यानी कि अपने टंग के ऊपर उसको उन शब्दों को बिठा लिया, तो हंस हंस के आपको 10 या 15 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर आप भूल जाओगे। तो भाई समझिए उस चीज को कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को अगर हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, हमारे दिमाग में छप जाएगा। जैसे क्लास 9 का एक अंग्रेजी में जो पहला चैप्टर द फन द हेड है ना, तो इसका एक क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू मारिक एंड टॉम। अब इस क्वेश्चन को तो हम अंडरस्टैंड कर ही रहे कि क्वेश्चन कर क्या रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। अब रटने से फिर हम भूल जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन जैसे 9th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑल्ड यू मारिक एंड टॉमी, यानी कि मारिक और टॉमी की एज क्या है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान हो गया, क्योंकि अपने को मारिक और टॉमी की एज बताना है, तो ये याद हो जाएगा। उनकी एज याद रखिए, और एज क्या है याद रखना, इसका आंसर भी एक्सप्लेन कर लो, फिर पढ़ लीजिए। उसमें याद रखिए कि 11 ईयर्स ओल्ड, मारिक की जो एज है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, और टॉमी की जो एज है वो 13 ईयर्स ओल्ड है। अब समझ में आ गया। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन करो, हर एक चीज को एक्सप्लेन करके स्टडी करो। चाहे आपको वोकैबुलरी आपको याद नहीं होती, तो वोकैबुलरी कैसे याद रखें? तो भाई वोकैबुलरी याद करने का तरीका भी अपने अंदर होना चाहिए। वोकैबुलरी को हम कैसे याद रखें? हमारे पास कुछ शब्द हम रट लेते हैं,
रट लेते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो याद क्यों नहीं होता? यही कारण है कि हम अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं करते। आज हर स्टूडेंट्स बस शॉर्ट में स्टडी करना चाहता है, शॉर्ट में पढ़ना चाहता है। शॉर्ट पढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समय बचत करना चाहता है। अब शॉर्ट उनके लिए होता है जो बिल्कुल बेसिक में कंप्लीट है, जिसका बेसिक पूरा कंप्लीट है वही शॉर्ट करे, क्योंकि जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं होता उसका शॉर्ट कोई मायने नहीं रखता। आपको पढ़ना है तो अपने माइंड को स्थिर रख के पढ़ना होगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th, हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रिपरेशंस कर रहा हो। अब हम बात कर रहे हैं याद रखने के विषय में। जैसे हमारे जो मंदसौर जिला है, इसका जनरल नॉलेज भी अपने को याद करना है। अब याद कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन आ गया कि भाई चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ। तो हम क्या करेंगे, रखेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम, जबकि अपने पास ही स्थित है चंबल नदी। और चंबल नदी की सहायक नदी मध्य प्रदेश में कितनी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, अब इसमें रटने की कहां बात है, बहुत सारे रट लेते हैं नहीं। तो भैया एक ट्रिक बनाओ, ट्रिक से उसको एक्सप्लेन करो, समझो, उस चीज को याद रखो। तो चलिए मैं अंतिम में आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चंबल नदी की सहायक नदियां को मैं बता के जाता हूं आपको। चंबल नदी की सहायक नदी याद रखने के लिए कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो आपको कैसे याद रखना है, चाहे किताब से रिलेटेड हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करना, ये सारी बातें मैं आपको बताते रहता हूं। तो कैसे इन चीजों को याद रखना है, तो अंतिम प्रश्न अपना आखिर में मैं यही बात रखूंगा कि जब अपनी चंबल नदी है, ये जो है यूना पहाड़ी महू के समीप से निकलती है, और इसका जो है ना सहायक नदियां हैं इसमें, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है। आप याद रखोगे तो ऐसे आप याद नहीं रखोगे। चलो मैं बताता हूँ। चंबल तो चंबल हो ही गई, काली सिंध, पार्वती, बनास और शिप्रा, ऐसे ये नदियों के नाम जो कि इनकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन्हीं को लेना, बाकी छोटी मोटी तो बहुत सारी मिली हुई है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं, यह अधिकतर पूछी जाती है और हमें यही याद रखना पड़ता है। तो कैसे याद रखें? अब आप बोलोगे सर याद क्या होगा, अब ये कि कौन सी नदी किसमें मिक्स है। आपने बोल दिया सर कि चंबल नदी में काली सिंध है, बनास है, शिप्रा है, तो इनको हम भूल जाते हैं। तो भैया इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाओ, यानी कि चंबल की काकी बताओ। चंबल की काकी कौन, ऐसे याद रखो, है ना। चंबल की काकी तो बना दो पार्वती, और बहन बना दो शिप्रा को। ये हो गया कि चंबल की काकी तो पार्वती और चंबल की बहन जो है वो शिप्रा है। अब बताओ कैसे याद रहा। अब ये चीज तो अपन डेली अपने दैनिक क्रियाकलाप में बोलते रहते हैं, काकी और बहन ये तो बोलते रहते, काकी सब बोलते कि नहीं बोलते। तो चंबल की काकी जो हम बताएं आपको, तो ये तो है भैया पार्वती। अब चंबल की काकी कहां से ले लिया, काली सिंध नदी याद रहे, सभी ने देखा भी होगा, काली सिंध हो गई। तो चंबल की एक तो काली सिंध हो गई, कौन थी काकी, काली सिंध के बाद क्या था, पार्वती नदी हो गई। उसके बाद क्या था, बहन, तो बहन से हमने बनास नदी को याद रखना है, तो बनास, और उसके बाद कौन है बहन, शिप्रा नदी, ये हो गया इसकी सहायक नदियां। तो इसी प्रकार से कोई भी ट्रिक बना के आप याद कीजिए, क्योंकि याद रहेगा, लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। हर बच्चे की यही समस्या है कि हम पढ़ी हुई चीज भूल जाते हैं, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं और भी अधिक ज्ञान की बात लेके आऊंगा। आप बने रहें मेरे YouTube चैनल SSM क्लासेस पे।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।